गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। गुड इवनिंग संजीत। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आफ्टर क्वांटम नंबर, जो कि है पीरियोडिक टेबल, है ना। अगेन अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मेंस एडवांस में आते हैं, नीट में भी आते हैं, है ना। और ये पूरे आपके आगे की पूरे केमिस्ट्री के लिए एक तरीके का बेसिक फाउंडेशन होगा, है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर दो। गुड इवनिंग संजीत, एक बार साउंड क्लियर है क्या, कमेंट कर दो। ओके, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए या इसके प्रॉपर्टीज़ को या इन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसी को इन शॉर्ट जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव। आओ समझते हैं ये है क्या और फिर कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ये आपका एक इनर शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसका आप वैलेंस शेल बोल लीजिए या आउटर शेल बोल लीजिए, ठीक है। और ये आपका एक इनर शेल है, ठीक है। क्लियर है? मान लेते हैं इस एलिमेंट का या इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? जेड। तो इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जेड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस का जो नेट इफेक्टिव चार्ज है वो जेड है, जेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर किस तरीके का फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। सिमिलरली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किस तरीके का फोर्स लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा, है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगा, और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, ठीक है। इससे होगा क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, या ये जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगा। इसको बोलेगा तुम दूर हो जाओ, है ना। ये रिपल्शन करेगा, इसको बोलेगा कि तुम दूर हो जाओ। इस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, है ना, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जितना एक्चुअली इसको होना चाहिए था, है ना। इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जितना इसको एक्चुअली होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके पास, रफली समझने के लिए मान लेते हैं कि इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कोई इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता, कोई इस इलेक्ट्रॉन को दूर धक्का नहीं देता। तो यहाँ पे पूछते, इस इलेक्ट्रॉन से जाके पूछते कि आपको कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये बोलता 10। अंदर 10 है तो ये पूरा 10 एक्सपीरियंस करता, अगर अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अंदर में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम जाकर इससे पूछोगे, इस इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि आपको कितना न्यूक्लियर चार्ज महसूस हो रहा है, तो बोलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमको धक्का दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन हमको थोड़ा दूर कर दिया, तो हमको पूरा 10 नहीं हो सकता है, 8 एक्सपीरियंस हो, है ना, 8 न्यूक्लियर चार्ज, 8 न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो। ये जो न्यूक्लियर चार्ज इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस हो रहा है, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव, या इसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? थोड़ा कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो अगर क्लियर है तो। बल्ब जलाओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, जिसके कारण ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये अंदर ये न्यूक्लियर चार्ज का कुछ हिस्सा ही एक्सपीरियंस कर रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर शेल के इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहा है ना। किसकी तरह काम कर रहा है? एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। वो न्यूक्लियस की मार से उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो न्यूक्लियस इसको पूरा 10 के फोर्स से खींचता, या 10 इफेक्ट 10 चार्ज लगाता, 10 यूनिट चार्ज से खींचता उसको। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीच में है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, जिसके कारण इसको उतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हो रहा जितना एक्चुअली न्यूक्लियस का है, उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हम इसी चीज़ को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्ड की तरह काम करता है, उसके कवच की तरह काम करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। द इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ शील्ड फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो, ठीक है, मान लो हम न्यूक्लियस हैं, ठीक है, मान लो हम एक लड़के हैं, ठीक है, और हम एक लड़के को मारना चाहते हैं, ठीक है, हम एक लड़के को मारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस लड़के को मारें, ठीक है। अगर बीच में कोई नहीं होगा तो हम उसको मारेंगे। लेकिन मान लो कि उसके सामने उसका एक दोस्त आके खड़ा हो गया और डायलॉग मार रहा है ना, कि अगर तुमको मेरे दोस्त को मारना है तो तुमको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, इस तरीके की बात अगर वो कर रहा है, तो अगर मान लो हमको मारना था पीछे वाले लड़के को, लेकिन उसके सामने उसका एक फ्रेंड आ गया, तो पहले हमको फ्रेंड से लड़ना पड़ेगा। तो हम फ्रेंड से लड़ेंगे, उससे लड़ाई पीट करेंगे, मेरा कुछ एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगा। अब फिर जो एनर्जी बचेगा उससे हम अपने एक्चुअली जिसको मारना था उससे लड़ेंगे। समझ रहे हो? उसी तरीके से ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लग रहा है, तो इसके पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 10 न्यूक्लियर चार्ज है तो इसको 10 न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए इसके आगे और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इसके आगे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड की तरह काम करेगा, है ना, और वो उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाएगा, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जितना उसको एक्चुअली करना चाहिए था, है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये हो गया आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज,
और ये कहाँ से मिल जाएगा आपको? ये आपको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर से। ठीक है, इसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करना पड़ेगा? कुछ फैक्टर माइनस करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी माइनस करना पड़ेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोलेगा, डिनोट करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक इसको लिखते हैं सिग्मा, है ना। ये जो सिग्मा है, ये इसको आप सब बोल सकते हैं दिस इज अ फैक्टर फॉर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसका एक नाम भी दिया साइंटिस्टों ने, इसका नाम पड़ गया स्लेटर कांस्टेंट। इसका नाम क्या पड़ गया? स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, और उन्होंने अपने नाम पर इस कांस्टेंट का नाम रख दिया स्लेटर कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग पूरे पूरे आज के क्लास में जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में आ गई? सर, जब न्यूक्लियस से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से हमको एनर्जी लेना होगा तो उसके पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके आगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई इसको शील्ड नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे और डिटेल में, डोंट वरी। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो ये आपका एक तरीके का फॉर्मूला जैसा हो गया। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो है वो जेड माइनस सिग्मा है। जल्दी जल्दी बल्ब जला दो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट चमक गया तो। जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, या इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेप्स टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल। ठीक है, पहला हम एग्जाम्पल से समझा देंगे, पहले आप स्टेप समझ जाइए। सबसे पहले आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या होता है, सारा कुछ हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल, शेल के ऑर्डर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? एस सब शेल और पी सब शेल, है ना, ये हमेशा एक ग्रुप में होंगे, सिंगल ग्रुप में, एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, डी सब शेल और एफ सब शेल ये सब डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे। हम सब एग्जांपल से समझा देंगे, पहले आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। ठीक है, एस सब शेल और पी सब शेल को एक ग्रुप में रखा जाएगा, डी को अलग रखा जाएगा, एफ को अलग रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए। ठीक है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल, उसके लिए आप एक फैक्टर यूज करेंगे 0.35 का। जो n-1 शेल होगा, n-1 शेल मतलब आउटर मोस्ट के जस्ट पहले वाला शेल, उसके लिए आप एक फैक्टर यूज करेंगे 0.85 का। और बाकी सारे रेस्ट के लिए आप फैक्टर यूज करेंगे 1 का। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा।
अगर आपको ये छोटे छोटे 4 स्टेप्स पता हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ से आयरन। आपको आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव। आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आयरन का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2, 3d6। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल। शेल के टर्म्स में, तो ये पहला सेल हो गया, दूसरा शेल हो गया 2s2, 2p6, तीसरे शेल में 3s, 3p और 3d आएंगे, तो 3s2, 3p6 और ये हो जाए 3d6 और लास्ट में आएगा 4s2। ठीक है, तो मैंने शेल के बेसिस पर इसको अरेंज कर लिया। ये पहला शेल हो गया n=1, ये दोनों मिलके दूसरे शेल हो गए, ये तीनों मिलके तीसरा शेल हो गया और ये आपका हो गया चौथा शेल। तो शेल के और सेल के बेसिस पर मैंने इनको क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। एस और पी एक ग्रुप में होंगे, डी और एफ अलग ग्रुप में होंगे। ठीक है, एस और पी एक ग्रुप में होंगे और डी ये होगा। ठीक है, तो आपका ये एस एक अकेला हो गया, ये देखो एस एक में हो गया, एस और पी एक में हो गया, डी अलग हो गया और फिर ये 4s अलग अलग हो गया। मैंने ग्रुपिंग कर लिया। देखो पहले शेल में सिर्फ एस था तो एक ग्रुप में सिर्फ 1s आया, दूसरे ग्रुप में 2s और 2p दोनों है, तो एस और पी को आपको सिंगल ग्रुप सेम ग्रुप में रखना है, तो सेम ग्रुप में आ गया। अब थर्ड में एस भी है, पी भी है, डी भी है, तो एस और पी देखो सेम ग्रुप में आ गया और डी आपका अलग ग्रुप में चला गया। फिर n=4 में चले गए तो एक ही है 4s। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आता है कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए जेड इफेक्टिव में से आपको जेड में से सिग्मा को माइनस करना है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर कितना? 26 माइनस, अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4s में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? 4s में। 4s सबशेल में, 4s सबशेल में आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस 4s सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से भी एक आउटर मोस्ट होगा, मतलब जो सबसे लास्ट में भरा गया होगा, तो इसमें भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस आउटर मोस्ट को क्या करेगा? शील्ड करेगा, है ना। जैसे जैसे मान लो हम बोले कि ये 4s है मान लो, है ना, और 4s में मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी, वो क्या करेगा? दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट शेल, तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4, n=4। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जो शील्ड कर रहा है? 2 है, तो एक पे तो जेड इफेक्टिव निकालना ही है, बाकी जो दूसरा वाला है वो भी उसके लिए शील्ड की तरह काम करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, तो 1। तो वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू आउटर मोस्ट शेल के लिए फैक्टर कितना है? 0.35, फिर प्लस। उसके बाद आ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल तो खत्म हो गया, उसके बाद आएंगे किस पे? देखो n-1 शेल के लिए, तो n-1 शेल के लिए फैक्टर कितना है? 0.85। तो इसका n-1 कौन सा हो जाएगा? थर्ड शेल। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 6 12, 12 + 4 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.85 प्लस, और फिर उसके पीछे रेस्ट, मतलब उसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 8 और ये 2 10, इसके लिए फैक्टर कितना हो जाएगा? 1।
आप समझने की कोशिश करो, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट पे है, जो 4s सबसेल में है, उसको पीछे के ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड की तरह काम करेंगे। ये अंदर के जितने भी पीछे के इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, 10 इसमें, फिर दो 12, 6 18, 6 24 और एक 25, 26वां जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको पीछे के 25 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब उसके लिए शील्ड की तरह काम करेंगे, सब उसको न्यूक्लियस से मार के बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये निकालना है कि वो जो 26वां इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियस का कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है। क्या वो पूरा 26 करेगा? नहीं, 26 में से माइनस करेगा। तो ये जो पीछे के टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब उस आउटर मोस्ट 26 इलेक्ट्रॉन के लिए एज अ शील्ड की तरह काम करेंगे। ठीक है, आपको ये सब टेंशन नहीं लेना कि ये वैल्यूज कहाँ से आए, ये सारे वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हैं। बस आपको ये वैल्यूज जो हैं वो ध्यान में रखना है, और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर देख लो। एक बार हम फिर बताते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसमें से आउटर मोस्ट तो एक ही होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी शील्ड की तरह काम करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें शील्ड की तरह काम कर रहा है, और वो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट के लिए क्या फैक्टर है? 0.35। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम कर रहा है, तो वैल्यू हो गया 1 इंटू 0.35। ठीक है, उससे पहले आएंगे तो n इक्वल टू 3 आएगा। अब जब यहाँ n इक्वल टू 3 आएगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 6 12 और 2, 6 6 12 और 2 14 ही आएगा ना? 16 कैसे, सॉरी, 14 इंटू 0.85, है ना? 6 6 12 टू 14। तो उसके पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। और पहले वाले शेल के लिए फैक्टर कितना है? 0.85। ठीक है, वो हो गया। अब उसके पीछे जितने रेस्ट का मतलब कि उससे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके लिए फैक्टर कितना है? 1। तो कितना हो गया? 6 टू 8, 8 प्लस 2 10, 10 इंटू 1। ये वैल्यू होगी सिग्मा की। तो सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.35, और ये बाबू हो जाएगा 10 इंटू 1 10, और ये हो गया 14 इंटू 0.85, 11.9। तो ये टोटल कितना हो गया? 11.9 प्लस 10 प्लस 22.25। तो आपका जो जेड इफेक्टिव आया, वो आया आपका 26 माइनस 22.5, 3.75, है ना? इसका मतलब न्यूक्लियस के पास तो टोटल 26 चार्ज था, 26 प्लस चार्ज था, है ना? एक प्रोटॉन के चार्ज को अगर आप एक मान लो, तो 26 पॉजिटिव चार्जेस थे, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? 3.75। तो ये आपका हो गया आंसर। कितने बच्चों को क्लियर है ये? जल्दी से कमेंट करो। अच्छे से पहले स्टेप्स देखो, और वो स्टेप्स को मैंने यहाँ पर कैसे लगाया है इसको देखो। क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक बार कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, है ना? जिंक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, ठीक है? चलो, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, ये जिंक का क्या हो गया? जेड इफेक्टिव हो गया। ठीक है, ये जिंक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे इन शेल। तो पहला शेल में 1s2, दूसरे शेल में 2s2 और 2p6,
फिर तीसरे शेल में 3s2, फिर 3p6 और फिर ये 3d10, सब थर्ड शेल वाले हो गए, और फिर 4s2। ठीक है, ये सब ग्रुप ये हो गया। आउटर मोस्ट शेल फिर 4s में जाएगा। उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, 1s का ए ग्रुप, 2s sp का ए ग्रुप। अब इसमें spd है तो s और p ए ग्रुप में जाएगा, d अलग जाएगा और फिर 4s अलग जाएगा। तो ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया। उसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो में से तो एक ही ना आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी शील्ड की तरह काम करेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड की तरह काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, 1 × 0.35। पीछे कितना होगा, 10 6 16, 16 2 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा 0.85। और पीछे कितना हो गया, 6 2 8 और 2 10, बाकी सब के लिए कितना 10 × 1, ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 0.35 प्लस ये हो गया 10 और 18 × 0.85। 18 × 0.85, ये हो जाएगा बाबू आपका 15.3। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी +10 प्लस 0.35, 25.65। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, जिंक है ना, तो जिंक का 30 हो गया और सिग्मा हो गया 25.65। तो आंसर आ गया 4.35, है ना। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिंक का, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिंक का, उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज जो उसको एक्सपीरियंस होगा वो सिर्फ 4.35 होगा। जबकि जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिंक का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 30 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 30 है ना। तो आप समझ जाओ क्यों ये वैल्यू कम आ रहा है, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जिंक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 30 में से आउटर मोस्ट तो 30वां इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके पहले जो 29 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, या जिंक के एटम में जो पहले के 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। वो सब न्यूक्लियस का मार खुद झेल रहे हैं और पीछे वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शील्ड का काम क्या होता है, आने वाले वार को खुद संभाल लेना और पीछे वाले चीज को बचा लेना, है ना। तो ये जो आगे के 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पीछे वाले 30 इलेक्ट्रॉन्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ शील्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग को चमका, ये कमेंट करो, कितने लोग को चमक गया, कमेंट करो। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत ध्यान से रखना। अभी ना आपको ये ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, ग्रुपिंग का नाम आपको इंपॉर्टेंस समझाएंगे, ठीक है। टाइम बिंग के लिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसमें और भी वैरायटी हैं अभी, है ना। अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम हमको बना कर दिखाओ, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके बताओ। इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके बताओ। दो तीन ही चीज़ है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझ गए, इस तरीके के बनाना सीख गए, तो एक दो दो तीन चीज़ें हैं, अभी थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी बहुत आसान है ना। ये आपका भी क्लास वर्क है ना। हम तो इतने बड़े बड़े एटम्स का किए हैं, इधर छोटे छोटे एटम्स हैं। इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव चाहिए हमको, ठीक है। हम आपको दे रहे समय 5 मिनट, आप ट्राई करिए इसको।
ठीक है, वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था, ध्यान नहीं रहा ऑन करने का। ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ पे देखो बेरिलियम का 1s2 2s2 है, तो 1s2 2s2 में ऑलरेडी ये अरेंज्ड है इन शेल्स में, तो ग्रुपिंग करेंगे तो 1 का 1s ग्रुप हो गया, 2 का 2s ग्रुप हो गया, सिंपल है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 2s में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें से एक आउटर मोस्ट है, जो एक बच रहा है वो भी तो शील्ड करेगा, तो आउटर मोस्ट के लिए 1 इंटू कितना हो गया? 0.35 प्लस पीछे वाले 2 हो गए n-1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 0.85। देखो आउटर मोस्ट के लिए 0.35 और उससे पहले वाले के लिए 0.85, तो आउटर मोस्ट है 2, उसका पहला है ये। ठीक है, तो ये आपका 0.35 हो जाएगा और ये आपका 0.85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 3 11, ये हो जाएगा 0.8 1.2, ये कितना हो जाएगा? शायद आपका 1.2 हो जाएगा। वन पॉइंट टू। ठीक है, तो इसका जेड इफेक्टिव कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर 4 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा? 2.8। इतना कैसे आ गया? कहीं मिस्टेक हो गया क्या यार? अरे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो गया, ये हो गया 0.35 और ये हो जाएगा 0.85 इंटू 2 1.7, ये हो जाएगा आपका 2.05। तो जो जेड इफेक्टिव है वो जेड माइनस 2.05 आएगा। जेड कितना है? 4 माइनस 2.05 कितना आ जाएगा? 1.95 आ रहा है, 1.95। हाँ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन था, मिस्टेक हो गया। चलो फटाफट बताओ बाकी के कितने आएंगे? बाकी का कितना आएगा? कार्बन का कितना आया? कार्बन का, कार्बन का कितना आया? कार्बन का लगभग आपका आएगा 3.25, ये आएगा 3.90, उसके बाद ये आएगा 3.90 में 4.55, और ये आ जाएगा लगभग आपका 5.20। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, हाँ लगभग ठीक है। तो इतने इतने एलिमेंट्स का आपने क्या किया? जेड इफेक्टिव निकाल लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लिथियम जो है, थोड़ा बाबू देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, ये सब आपके पीरियोडिक टेबल में है ना। अगर किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी देखा ही नहीं है पीरियोडिक टेबल, तो 10 मिनट रुक जाओ, अभी जो हम बात बता रहे हैं बस उसको समझने की कोशिश करना। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट आते हैं, है ना, या आप इनको बोलते हैं अलोंग अ पीरियड, है ना। अब अगर पीरियोडिक टेबल का भी देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिखते हैं, कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड बोलते हैं।
ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे आपके सेकंड पीरियड के हैं। डोंट वरी, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है या कभी नहीं पता है तो हम आज ही आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में है ना, और आप इसकी वैल्यू सारे निकाल लिए हो। अगर आप ध्यान से देखो 1.3, 0.95, 2 पॉइंट, हर में जो डिफरेंस है, वो लग कितने का है, 0.65 का डिफरेंस है। 1.3 में 0.65 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 0.65 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 0.65 जोड़ोगे तो ये, इसमें 0.65 जोड़ोगे तो ये, इसमें 0.65 जोड़ोगे तो ये, इसमें 0.65 जोड़ोगे तो ये। तो लेफ्ट से राइट एक पीरियोडिक टेबल में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका जो जेड इफेक्टिव है वो 0.65 से इंक्रीज करता जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता जा रहा है 0.65 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अक्रॉस अ पीरियड, याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूज होगा। अक्रॉस अ पीरियड या लेफ्ट से राइट जाना, ये भी बोलेंगे। एक पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं या एक पीरियड के अक्रॉस जाते हैं तो आपका जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने का क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने का क्या मतलब है ना, जैसे मान लो लिथियम का जेड इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1.3 आया, है ना, बेरिलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कितना आया, 1.95 आया। इसका मतलब लिथियम का न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा था वो 1.3 का था, और बेरिलियम जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है वो 1.95 का है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से मतलब हुआ कि बेरिलियम का न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा कस के पकड़ के रखेगा एज कंपेयर टू लिथियम। हाँ विश्वास, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, जैसे कार्बन का 3.25 है और नाइट्रोजन का 3.90 है, तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के फोर्स लगाएगा या ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, है ना, एज कंपेयर टू कार्बन अपने आउटर मोस्ट को, है ना। जैसे फ्लोरीन का इन सब में सबसे ज़्यादा है 5.20, यानी फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका सबसे ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले सारे से। ठीक है, ये चीज़ है ना। ये वैल्यू बाबू हमेशा सही है संजीत। देखो हम आपको एक बात बताते, मेरी बात ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें से भी आज से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुई है। आप उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश ज़्यादा कीजिए जो हम आपको पढ़ाएंगे। अपने मन से आप इन दिमाग मत लगाइए कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। उन सब चीज़ों का आंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके लेवल पे नहीं हो, आपके सिलेबस में नहीं हो। तो हमारा जो मेन इंटैक्ट है, हम लोग उतनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमारे जेई एडवांस तक के सिलेबस में है ना। जो चीज़ें आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है, और उसमें हम आपको जो जो चीज़ें सिखाते जाए आप इनको सीखते जाइए, और आपका काम है इनको अच्छे से पढ़ना और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सर जो जेड इफेक्टिव पे 0.65 बढ़ रहा है वो हर पीरियड में होगा? हाँ, हो सकता है कि हर पीरियड में एग्जैक्टली 0.65 नहीं हो, किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन एक बात हमेशा फिक्स है कि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। हो सकता है कि आप इसके लिए 0.65 ले रहे हो, किसी में 0.65 की जगह 0.64 ही हो गया या 0.55 ही हो गया, तो वो तो निकालने का बात है। निकालना आ गया तो किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात जो 100% श्योर है कि अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव आपका हमेशा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज भी सिग्निफिकेंट अमाउंट से कर रहा है। ऐसा नहीं कि 0.01, 0.02 बहुत नेग्लिजिबल नहीं बढ़ रहा, अच्छा खासा वैल्यू बढ़ रहा है। हर बार 0.65 बढ़ते जा रहा है, और इस इंक्रीज को आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जेड इफेक्टिव का जो इंक्रीज है अक्रॉस अ पीरियड, इसको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चलो, अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, और तुम हमको बताओ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, चलो इतने में ही बता दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक वर्टिकल कॉलम में। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे, आज के क्लास में हम आपको दिखाएंगे, ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं ये,
है ना। पीरियोडिक टेबल में जहाँ लिथियम होगा उसके नीचे आपको सोडियम दिखेगा, उसके नीचे पोटेशियम दिखेगा, उसके नीचे रुबीडियम दिखेगा। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, इसका 11, इसका 19, इसका कितना हो जाएगा? शायद 37। ठीक है। तो इन सब के मैंने आपको क्या लिख दिए? एटॉमिक नंबर लिख दिए। आप हमको इन सब का पहले जेड इफेक्टिव निकाल के बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, सॉरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। इन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव चाहिए। यहाँ पे भी लास्ट नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, लास्ट से बेटर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे, यहाँ पे भी आप हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट है, उसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। स्टार्ट हो जाओ, बनाओ इसको। ट्राई करो। हाँ, लिथियम का तो उतना ही आएगा ना, लिथियम का तो उधर भी निकाले थे, बाकियों का निकालो। मैच देखते हो तुम लोग? मैच कितने बच्चे देखते हैं? थोड़ा कमेंट करो, मैं स्कोर ही देखता हूँ। आज मुंबई का मैच है ना। 26 पे 0। बस रात में स्कोर से 10 सोने से 10-20 मिनट पहले। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। सही करते हो तुम बाबू, विश्वास सही करते हो। मैच पैच नहीं देखना चाहिए। इतने क्रिकेट होने लगा है आजकल कि मैच में जिसको बहुत इंटरेस्ट रहेगा वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, है ना। इसका तो 1.3 आ रहा है, इसका 2.2 आ रहा है। ठीक है, सही है। CSK का देखते हैं सिर्फ। अच्छा, ओके। तुम लोग की 10th की पढ़ाई कैसे चल रही है? जो बच्चे 10th में हैं उनका प्रिपरेशन पढ़ाई कैसा चल रहा है? 10th कैसा लग रहा है बताओ? जो बच्चे 10th में आए हैं उनकी तैयारी पढ़ाई कैसे चल रही है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू हम आपको बता रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बहुत करने का कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आपको जितना पढ़ाएं, तुम यकीन मानो, हम तुमको जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बस उतने जितना हम आपको पढ़ा देंगे उतने को आप अच्छे से कर लीजिए, फिर उन पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप रिवीजन के तौर पे भी नए नए क्वेश्चंस उतने कॉन्सेप्ट्स पे बनाते रहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की गारंटी है। जो पढ़ा रहे हैं उतने चीज़ों पर फोकस करो। संजीत पांडे, तुम अभी 9th में हो संजीत? संजीत तुम अभी 9th में हो? ओ, चलो आगे बताओ बाबू, पोटेशियम का बताओ कितना आएगा। चलो एक पोटेशियम का हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम का होता है 19। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ये आएगा। ऑलरेडी शेल में अरेंज है, ग्रुपिंग कर लो। ये हो गया एक ग्रुप, ये दो ग्रुप, ये तीन ग्रुप, और ये आपका चौथा ग्रुप। ये हो गया आपका लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो तो इसी का निकालना है। तो इस पे अब आउटर मोस्ट शेल में कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कौन बचाएगा? इसके पीछे वाले सारे बचाएंगे। ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट है। उससे पहले n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8, तो ये हो जाएगा 8 × 0.85।
प्लस उसके पीछे कितने हैं, 6 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1। इस बार 0.35 वाला कोई फैक्टर नहीं आएगा, इस बार 0.35 वाला कोई फैक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आउटर मोस्ट शेल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करे, है ना। अगर यहाँ 4s2 होता तो एक आउटर मोस्ट होता और जो एक होता वो उसको शील्ड करता। ठीक है, चलो, तो ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 10 और 8 इंटू 0.85 कितना होगा, 6.8। तो ये हो गया 16.8। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया, 19 माइनस 16.8, फिर से आ गया 2.2। 2.2 ठीक है। रुबीडियम का कितना है, 2.45, ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है, मान लेते हैं आ रहा होगा। बाकी तो निकाल सकते हो, देख लेना कि क्या आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या आपको जेड इफेक्टिव उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है? 1.3 था, थोड़ा सा बढ़ा 2.2 हुआ, फिर 2.2 ही रह गया, फिर 2.45 आ गया, है ना। तो यहाँ ऊपर से नीचे आने में तो जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो उतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता, उतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता। आप ये बोल सकते हैं कि ये नियरली कांस्टेंट जैसा रहता है। हाँ, कहीं कहीं आपको चेंजेस दिखेगा, जैसे यहाँ 1.3 से 2.2 में दिखा, लेकिन बाकी इसके नीचे हैं उतमें आपको सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा। जबकि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, जबकि आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो आपको हर एलिमेंट टू एलिमेंट 0.65 का चेंज दिख रहा था। हम बार बार बोल रहे हैं ये 0.65 पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक एलिमेंट्स के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कभी भी होगा तो हर एलिमेंट टू एलिमेंट जेड इफेक्टिव की वैल्यू चेंज करेगी, इसलिए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे आते वक्त, है ना, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव का भी बढ़ रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स का नियरली कांस्टेंट भी रह जा रहा है, तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता अगर आप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ ग्रुप चलते हैं या फिर टॉप टू बॉटम चलते हैं, है ना। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं, तो आपको जेड इफेक्टिव में उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता, है ना। यह जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए नियरली कांस्टेंट भी आ रही है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का जो फंडामेंटल चीज़ है वो पीरियड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। जेड इफेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो अक्रॉस अ पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड में आप हर एक एलिमेंट पे जैसे मूव करते जाएंगे जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन देखना, थोड़ा अलग वैरायटी करते, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें, तुम निकालना भी सीख गए हो। इसको देखो, फाइंड जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। फाइंड जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पर था फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, वो आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए था। और यहाँ पर जो है वो जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन है। थोड़ा डिफरेंस है, समझना। जब आप आयरन को देखोगे एटॉमिक नंबर 26, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ध्यान से समझना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछे तो n=4 वाला इलेक्ट्रॉन था, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d सब शेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, 3d सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, आउटर मोस्ट है 4s का इलेक्ट्रॉन, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3d का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में पहले 4s2 भरा जाता है, उसके बाद 3d6 भरा जाता है।
ठीक है। चलो अब दूसरे स्टेप में शेल वाइज अरेंज कर लेना है। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये आ जाएगा 3d6, और ये आ जाएगा 4s2। इस बार फिर ग्रुपिंग करेंगे, 1s का ग्रुप, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, 3d अलग, ठीक है, और फिर 4s उसके बाद आगे आएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात मेरी ध्यान से सुनो, कभी भी आपने जो ग्रुपिंग कर लिया, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। अब आपका जो ग्रुप के बाहर जो कुछ भी रहेगा, जैसे ग्रुप के बाहर 4s है ना, इस ग्रुप के लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है वो इस 3d6 में, वो इस ग्रुप में है। इस ग्रुप के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कभी भी शील्डिंग नहीं करेंगे। नो शील्डिंग फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आयरन का जो 3d6 वाला जो छठवां इलेक्ट्रॉन है, उसको 4s वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी शील्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस ग्रुप के राइट हैंड साइड में है। तो कभी भी आपके ग्रुप के राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दे विल नॉट प्रोवाइड शील्डिंग इफेक्ट, वो कभी भी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। जैसे देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसका शील्डिंग इफेक्ट आपको, सॉरी, जिस पर आपको जेड इफेक्टिव निकालना था वो 3d में था, 3d6 में चला गया, आपने ग्रुपिंग कर लिया। इस ग्रुपिंग के बाहर आ रहा है 4s2, क्योंकि s और d कभी एक ग्रुप में नहीं आते, s और p एक ग्रुप में आते हैं, d अलग ग्रुप में आता है, f अलग ग्रुप में आता है। तो 3d अलग ग्रुप में हो गया, 4s। अब इस ग्रुप के आगे है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 4s के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी तरीके से आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। तुम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, n इक्वल टू 3d6, मतलब ये n इक्वल टू तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है, और n इक्वल टू 4 चौथा शेल है। तो जो शेल बाहर है ना, जैसे मान लो ये n इक्वल टू 3 है और ये n इक्वल टू 4 है, तो 3 मान लेते हैं ये है मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अरे तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ना बचाएंगे। 4s में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मान ले n इक्वल टू 4 में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो शील्ड काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम नहीं करेंगे। कितने बच्चों को चमका, थोड़ा कमेंट करो। कितने बच्चों को चमक गया, थोड़ा बल्ब जलाओ जल्दी। ओके, ठीक है। तो यानी ये अब 4s का इलेक्ट्रॉन का कोई बात नहीं। अब चलो सिग्मा निकालते हैं। अब 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट तो छठवा होगा, तो बाकी कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्रुप में जितने 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो सब छठवें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। एक बात बाबू हमेशा याद रख लेना, जिस इलेक्ट्रॉन का तुम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो उस ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब शील्ड करेंगे, लेकिन उस ग्रुप के बाहर राइट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब शील्ड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। हमें क्वेश्चन देंगे, तुम गलती कर दोगे अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगा तो, है ना। आप जिस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहते हैं वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड करेंगे, लेकिन अगर उस ग्रुप के आगे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कभी उसको शील्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से छठवां आउटर मोस्ट है, तो 5 बचा, 5 शील्ड करेगा। अब एक बात और ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें भी एक छोटा सा फर्क है। ये नया वैरायटी है, थोड़ा आपको सीखना होगा, ठीक है। अभी तक आप वैल्यूज क्या यूज करते थे, है ना, एन शेल के लिए, nth शेल के लिए आप यूज करते थे 0.35, n-1 के लिए आप यूज करते थे 0.85, और उसके पीछे रेस्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे उसके यूज करते थे 1। ये सही था, लेकिन ये तभी लगाते हैं जब उस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो s सब शेल में था या p सब शेल में होता है, जो s सब शेल में होता है या p सब शेल में होता है, तब आप ये काम करते हैं। अभी तक देखो आपने जितने क्वेश्चंस जेड इफेक्टिव के बनाए हैं, जिस इलेक्ट्रॉन का आप शील्डिंग निकाल रहे थे, जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे, वो s में था, इसमें भी
इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन जिस पे आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे एस में था। इसमें से भी जितने इलेक्ट्रॉन्स में आप जेड इफेक्टिव, जिस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे वो एस सब शेल में था। ये पहली बार ऐसा आया है कि जिस इलेक्ट्रॉन का आप, ध्यान से सुनना, जिस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकालना चाह रहे हैं वो डी सब शेल में है। तो इफ इलेक्ट्रॉन whose जेड इफेक्टिव is being calculated is in D subshell, तो आपके लिए ये वाले कांस्टेंट्स नहीं लगेंगे। तो बस आपको क्या याद रखना है, nth शेल के लिए आप 0.35 यूज करोगे और उसके पीछे जितने भी हैं उसके लिए 1 इस्तेमाल करोगे, सिंपल है ना। सबसे सबसे आउटर मोस्ट शेल के लिए, जिस शेल में आपका वो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0.35, और उसके पीछे जितने भी शेल्स हैं उन सब के लिए आपको 1 ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन इसके शील्ड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.35, और प्लस उसके पीछे कितने हैं, 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 इंटू 1, ये हो जाएगा 18 प्लस 5 इंटू 0.35, ये हो गया बाबू आपका 1.75 प्लस 18, ये हो गया 19.75। ठीक है, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 26 माइनस 19.75, 6.25 आंसर है ना। इस बार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा है, देखो आउटर मोस्ट को कितना एक्सपीरियंस हो रहा था, आउटर मोस्ट को एक्सपीरियंस हो रहा था 3.75, और लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा है 6.25। क्यों, क्योंकि 6. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में था और आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में था, तो इसको शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ और था और उसको शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ और था। ठीक है, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्मा बाबू कांस्टेंट है, इसको स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं, सिंबल है, सिंबल। स्लेटर कांस्टेंट के लिए आपने सिंबल बनाया है सिग्मा, हाँ, ये स्लेटर कांस्टेंट का सिंबल है। कितने बच्चों को ये पूरा चमक गया, थोड़ा कमेंट करो अच्छे से, एक बार इनको देख लो। यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट्स आए। पहला पहला कॉन्सेप्ट तो यही आ गया कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसके ग्रुप के बाहर राइट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कभी भी शील्ड नहीं करेंगे, उस ग्रुप में जितने होंगे वो बिल्कुल शील्ड करेंगे, ग्रुप के राइट साइड में जितने होंगे वो शील्ड नहीं करेंगे। और दूसरा, जिस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन पे आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं अगर वो डी सब शेल में है तो वो वाले कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होंगे, ये वाला कांस्टेंट वैल्यू यूज होगा, सिर्फ एन के लिए 0.35 और उसके पीछे सब के लिए 1, है ना। चमक गया तो बल्ब जलाइए। ओके, चलो ये हमको बना के दिखाओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके बताओ। चलो याद रखना, जिंक का आउटर मोस्ट नहीं, जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन। तब तक हम थोड़ा स्कोर देख लेते हैं। 58 पे 0। तुम लोग का फेवरेट फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट में, कमेंट करो, बनाते भी रहो कमेंट भी करो। फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में कौन है। खुशी सिंह, MSD। खुशी का फेवरेट प्लेयर भाई धोनी है।
सर 5.0, नहीं 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 5 नहीं आएगा, अच्छे से कैलकुलेट करो, हड़बड़ाओ नहीं। जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। श्रेया सैटरडे को नोट्स चेक करेंगे, सैटरडे को नोट्स चेक करेंगे, कल नहीं। एट पॉइंट एट फाइव आना चाहिए इतना। चलो कैसे करोगे बताओ। जिंक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, ग्रुपिंग कर दो। 1s2 सॉरी मतलब शेल वाइज अरेंज कर दो। ये हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया, 3d10 में गया, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो फिर देखो, जिस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो किस ग्रुप में है, वो 3d10 वाले ग्रुप में है। उस ग्रुप के आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्डिंग नहीं करेंगे। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस बाकी के जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.35 प्लस बाकी पीछे 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 इंटू 1, ये कितना होगा। कहाँ कैलकुलेटर चला गया भाई। 9 इंटू 0.35, ये हो गया 3.15 प्लस 18, ये हो गया 21.15। ठीक है, तो आपकी जेड के जो वैल्यू आ गई, सॉरी जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू आ गई वो जेड माइनस सिग्मा। 30 माइनस 21.15 कितना आएगा बाबू ये, 8.85 आंसर। इसका मतलब जिंक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस हो रहा है वो 8.85 है। हाँ ठीक है, बहुत बच्चों का आया 8.85। डन। चलो एक क्वेश्चन देते हो तुमको। फाइंड जेड इफेक्टिव ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के 11वें इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो। क्लोरीन का जो 11th इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इसको कैलकुलेट करो चलो।
करो, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। कैसे निकालोगे 11th इलेक्ट्रॉन? पहले क्लोरीन है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, अरेंज कर लो, शेल वाइज अरेंज कर लो। अरेंज्ड ही है, ग्रुपिंग बना लो, 1s का ग्रुप अलग, 2s 2p का ग्रुप अलग, और 3s और 3p का ग्रुप अलग। ठीक है, s और p का ग्रुप एक होता है, d और f का अलग। ठीक है, ये ग्रुपिंग हो गया। 11th इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 11th इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में है, 11th इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में है। ग्रुप का इंपॉर्टेंस ना आपको ये क्वेश्चन सिखाएगा, है ना। ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखा देगा कि ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो 11th इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में जाएगा? 3s में जाएगा। 11th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s सब शेल में जाएगा, है ना। लेकिन आप जब ग्रुपिंग करोगे तो 3s और 3p एक साथ ही ग्रुप होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो तो 3s में गया और 3p उसके बाद लिखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि ये p के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो s के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। जबकि आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे क्या बताया है, पढ़ो। ग्रुप के राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल नॉट प्रोवाइड शील्डिंग इफेक्ट। आप जिस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, आप जिस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड करेंगे, लेकिन उस ग्रुप के राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको शील्ड नहीं करेंगे। इस बार जिस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो इस ग्रुप में है, तो इस ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब उसको शील्ड करेंगे। अगर इस ग्रुप के राइट हैंड साइड में कोई इलेक्ट्रॉन होता, इस ग्रुप के आगे कोई इलेक्ट्रॉन्स होता, तो वो उसको शील्ड नहीं करता। इस बात को बहुत ध्यान से, मैंने कभी नहीं बोला है कि सबशेल के आगे वाले को नहीं लेंगे, मैंने हमेशा बोला है कि ग्रुप के आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेंगे। तो इस बार इस पूरे ग्रुप में 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 में से एक वो इलेक्ट्रॉन है जिसका जेड इफेक्टिव निकालना है ना। तो बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको क्या करेंगे, शील्डिंग करेंगे। अब आपका इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में, तो वो पुराने वाले वैल्यू लगेंगे, तो 6 × 0.35 हो जाएगा, प्लस इसके पहले 6 2 8 हो गया, तो 8 × 0.85 हो जाएगा, और प्लस 1 × सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। बाबू देखो, जिस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो एस में है, तो एस के लिए आप कौन सा वैल्यू यूज करोगे, ये वाला 0.35, 0.85, 1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे क्योंकि वो उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन है जिस पे आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं। तो हो गया 6 × 0.35, उससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन 0.85 और उससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1, तो ये हो गई सिग्मा की वैल्यू।
तो कितना कितना आया बाबू, थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 6 × 0.35, 2.1, 8 × 0.85, 6.8, और ये 2। तो ये 6.8 और 2 हो गया 8.8, 9.8, 10.8, 10.9, 10.9। तो आपका जो जेड आया, जेड इफेक्टिव आया, वो जेड माइनस सिग्मा हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 माइनस 10.9, कितना आएगा बाबू? 11 हो गया, 11 में से 6 हो जाएगा 6.1 शायद, है ना? 6.1 आ रहा है। देखो सबका आंसर गलत है। 10.9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6.1 बचेगा। ठीक है, देखो कहाँ मिस्टेक किए हो। देखो कहाँ मिस्टेक है, आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है। देखो 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 कहाँ मिस्टेक है। कमेंट करो, क्या हो गया? कितने बच्चों को ये समझ में आया, कमेंट करो। आपके आंसर्स गलत हैं जो आपने निकाले हैं, इसका करेक्ट आंसर 6.1 आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस समझाएगा, है ना? बच्चे मिस्टेक जो करते हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो 3s वाले इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो 3p तो उसके आगे आ रहा है, तो ये p वाले इलेक्ट्रॉन में जो भी इलेक्ट्रॉन है p सब शेल में, वो उसको शील्ड नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग करिए, है ना? ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि एक ग्रुप में, जैसे मान लो कि 3s वाले इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, लेकिन वो किस ग्रुप में है? उस ग्रुप में तो 3p भी है। तो एक ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। अगर इस ग्रुप के आगे साइड कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो 3s के इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करता। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है और आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जल्दी जल्दी चमकाओ, बल्ब जलाओ अगर आपको क्लियर है तो। बल्ब जलाइए अगर क्लियर है तो। ओके, लास्ट वैरायटी, ठीक है? उसके बाद आपका जेड इफेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। कभी अगर आप जेड इफेक्टिव ऐसे एटम या आयन का कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आएगा, ऐसे किसी एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। जैसे हीलियम 1s2 होगा, लिथियम प्लस 1s2 होगा, बेरिलियम +2 क्या होगा? 1s2 होगा। चेक कर लो। हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ये कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही आएगा। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो इसके लिए आप वो जो कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं वो वॉल वैल्यू आती है 0.30। जैसे देखो,
मान लो हमको हीलियम का जेड इफेक्टिव निकालना है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम का क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। तो जाहिर सी बात है हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s में है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन वो है जिस पे जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड करेगा, तो 1, और वैल्यू सीधा यूज होगा 0.30। तो ये हो गई सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा आ गया 0.30, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.30, 1.7। जैसे आप Li+ का कैलकुलेट करो, Li+ का भी कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, 1s2 आया। यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो s में जा रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो Li+ का है वो s में है, एक इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा, तो 1 इंटू 0.30, ये भी कितना हो जाएगा 0.30 इक्वल टू सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.30, ये हो गया 2.7। बेरिलियम+2 का देख लो, ये भी 1s2 है, तो इसका भी सिग्मा वही हो जाएगा 1 इंटू 0.30, लेकिन इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर तो 4 है, 4 माइनस 0.30 कितना हो जाएगा 3.7। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो 1.7 है, 2.7 है, 3.7 है, तो सो ऑन आपकी जो एटॉम जेड इफेक्टिव है वो 1 से इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, याद रखना स्पेशल केस 1s2, यहाँ पे वैल्यू 0.30 है, सिर्फ 1s2, ओनली फॉर 1s2। सारे वैरायटी कंप्लीट हो गए। आप अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहला स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, दूसरे स्टेप में उनको सेल वाइज अरेंज करना, तीसरे स्टेप में उनका ग्रुपिंग करना, और चौथे स्टेप में इन वैल्यूज़ को याद रख करके जेड सिग्मा कैलकुलेट करना, और लास्ट में जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना। जितना वैरायटी मैंने आपको कराया है, अगर इतनी वैरायटी आपको आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं या अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम में कभी इंक्रीज कर रहा था, कभी बहुत सारे कांस्टेंट्स रह जा रहे थे, तो नियरली उतना कोई लार्ज वेरिएशन नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, या थोड़ा बहुत चेंज भी करता है तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाली प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, कितने बच्चों को चमका, थोड़ा कमेंट करो, जल्दी कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर था जिसमें हमने जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना सीखा। अगले बार हम लोग पीरियड, आप एक कोशिश कीजिएगा कि अगले क्लास में जब आए तो आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल हो, है ना, कोई हर केमिस्ट्री के बुक में रहता है, नहीं तो मार्केट से खरीद लेना, कुछ भी करना, लेकिन आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल खोले रहेंगे और उससे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पीरियोडिक टेबल पे के बारे में बताएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसको कृपया करके डे टू डे एकदम साथ में पढ़ते चलिए। ठीक है, और आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो केसेस बताए जा रहे हैं उतने केसेस करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।